जब सेनाएं मजबूत है, संस्थाएं मजबूत है, तो बेचा क्यों जा रहा है? इसका मतलब आप अपनी सरकारें चला नहीं पा रहे हो, देश को संभाल नहीं पा रहे हो। आपको जगाने के लिए एक एक कर्मचारी, एक एक भारतवासी आपके सामने खड़ा होगा और दीवार बन के खड़ा होगा, चीन की दीवार बन के खड़ा होगा। एफएसएनएल को बेच दिया गया है, अब आगे इनका क्या होगा, इनकी जीवनी का क्या होगा। और एफएसएनएल प्राइवेट होने के बाद, जबकि लगातार प्रॉफिट देने वाली ये कंपनी थी, उसके बाद भी इसे बेचा क्यों गया? और आज ये पहली बार हुआ है पूरे इतिहास में कि फेरो स्क्रैप के 8 प्लांटों में एक साथ पूरी तरीके से 100% सफल हड़ताल हुई है। और 28 तारीख से लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग हैं। एक तरफ हमारी सरकारें आत्मनिर्भर भारत की बात करती हैं, मेक इन इंडिया की बात करती हैं, मेड इन इंडिया की बात करती हैं, और उसके बाद एक अमेरिकन कंपनी को, जिसको भारतीय कंपनी बनाया गया था, उस भारतीय कंपनी को फिर से जापानी बना दिया गया। ना ही सरकारों को आईडी एक्ट के, ना ही किसी कानून की चिंता है, उन्हें सिर्फ चिंता है अपने मित्रों की, जिनको कि लाभ पहुंचाना चाहते हैं। जानकारी देने के दौरान आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि अपने खास अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने। ऐसे कौन से मित्र हैं जिन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है? 4000 कर्मचारी, ठेका श्रमिक और परमानेंट मिला के, और उनके पीछे लगभग 25 से 30 हजार लोग हैं। तो आप तो कोई व्यवस्था किए बगैर सबको एक तरह से कहा कि मार दिया जाए, जैसे कि ईद में बकरे को काटा जाता है, ऐसे हम मजदूरों को काट दिया गया। एफएसएनएल, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, भारत सरकार का एक उपक्रम था इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इसे एक जापानी कंपनी को बेच दिया गया है। जिस मामले को लेकर लगातार विवाद हो रहा था, जिस मामले को लेकर एफएसएनएल ना भी केस को लेकर लगातार यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सालों से धरना प्रदर्शन चल रहा था, हड़ताल चला, तमाम चीज़ें चली, और कुछ दिनों पहले ही मीटिंग भी हुई थी जहाँ भारतवर्ष में जितने भी एफएसएनएल है, 9 राज्यों में एफएसएनएल है, वहाँ सबके जो है अधिकारी आए हुए थे, सबके जिम्मेदार व्यक्ति आए हुए थे, और मीटिंग में कई सारी चीज़ें तय हुई। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मानो जानो ये जो एफएसएनएल को बिकने का है वो अब टलने वाला है। जो मंत्री आए थे, इस्पात मंत्री, उन्होंने भी अपने बयान में कह दिया था कि एफएसएनएल नहीं बिकेगा, मगर क्या हुआ? उनके जाने के ठीक कुछ दिन बाद एफएसएनएल बिक गया। और इसी पूरे मामले को लेकर जो एफएसएनएल के कर्मचारी अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं कि एफएसएनएल को बेच दिया गया है, अब आगे इनका क्या होगा, इनकी जीवनी का क्या होगा। और एफएसएनएल प्राइवेट होने के बाद, जबकि लगातार प्रॉफिट देने वाली ये कंपनी थी, उसके बाद भी इसे बेचा क्यों गया? तमाम सवालात के साथ ये यहाँ मौजूद हैं, हड़ताल कर रहे हैं। सर, एफएसएनएल नहीं बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए, इसका आंदोलन हो रहा था, अब एफएसएनएल बिक चुका है। देखिए, निजीकरण को लेकर बहुत दिन से बातें हो रही थी, जिसको लेकर पूरे देश भर की जितनी यूनियंस हैं, चाहे वो इंटक हो, चाहे वो C2 हो, चाहे HMS हो, चाहे कोई भी यूनियन हो, सबने देशव्यापी एक नोटिस दिया था और हड़ताल पे जाने वाले थे। लेकिन लेबर कमिश्नर के द्वारा उसको रोका गया, प्रबंधन द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि इस हड़ताल पे मत जाइए, और CMD जो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके साथ बैठक करा के, लेबर कमिश्नर के साथ बैठक करा के समाधान किया जाएगा, और इस पर बातचीत होगी और जितने भी मुद्दे हैं सुलझा लिए जाएंगे। पर बैठक चलते दौर के बीच में अचानक 19 तारीख को 320 करोड़ रुपए में ये कंपनी को बेच दिया गया। इससे साबित होता है कि ना ही सरकारों को आईडी एक्ट के, ना ही किसी कानून की चिंता है, उन्हें सिर्फ चिंता है अपने मित्रों की, जिनको कि लाभ पहुंचाना चाहते हैं, और ये कंपनी बेच दी गई। इस तरह से वो जो कॉन्सुलेशन चल रही थी, जो बैठक चल रही थी लेबर कमिश्नर की, वो स्वतः ही खत्म हो जाती है, और उसके बाद यूनियनों ने स्वतंत्र होकर इस बात का फैसला किया कि पूरी देशव्यापी हड़ताल हम करेंगे। और आज ये पहली बार हुआ है पूरे इतिहास में कि फेरो स्क्रैप के 8 प्लांटों में एक साथ पूरी तरीके से 100% सफल हड़ताल हुई है। और 28 तारीख से लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग हैं। कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक कि ठोस परिणाम या कोई सकारात्मक बातचीत नहीं होती। इसके बातचीत करने के लिए भारत सरकार ने अभी तक कोई मापदंड तय नहीं किया कि आपको करना क्या है, आपके कर्मचारियों का क्या होगा, आपके VR स्कीम लाएंगे, या आपके जितने युवा कर्मचारी हैं जिनके यहाँ पे नौकरी अभी नई है, 20 साल नौकरी बची है, उसको कहीं और शिफ्ट करेंगे, भिलाई स्टील प्लांट में करेंगे या किसी अन्य PSU में करेंगे। कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। इसको लेके बहुत मापदंड के बिना चर्चा के सिर्फ कंपनी को उठाए और बेच दिए। अब कोई तो बात हुई होगी, कुछ तो चीजें निकली होंगी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पूरे देश को बना लिया गया है। एक तरफ हमारी सरकारें आत्मनिर्भर भारत की बात करती हैं, मेक इन इंडिया की बात करती हैं, मेड इन इंडिया की बात करती हैं, और उसके बाद एक अमेरिकन कंपनी को, जिसको भारतीय कंपनी बनाया गया था, उस भारतीय कंपनी को फिर से जापानी बना दिया गया। तो ऐसा लगता है कि ये सोच फिर से उस अंग्रेज के गुलामी की तरफ ले जा रही है कि अंग्रेजों के हाथ से छूट के हम बड़ी मुश्किल से आए थे, अब जापानियों के हम गुलाम होने वाले हैं, विदेशी कंपनियों के गुलाम होने वाले हैं। छोटे से छोटा बिल्डर
या एक बड़े से बड़ा बिल्डर एक फ्लैट बनाकर जब बेचता है तो भी वो अपने सूचना में लिखता है कि भाई मेरी तरफ से बिजली की व्यवस्था की जाएगी, आपको इतना पे करना है, मेरी तरफ से ये व्यवस्था है, पार्क है, गार्डन है, जिम है, जो भी चीज़ है, तमाम चीज़ें हैं। तो क्या इस इतने बड़े उपक्रम को बेचने के समय कोई चीज़ें, कोई शर्तें नहीं रखी गई होगी कि भाई उनके वर्करों का क्या होगा, क्या उन्हें कंटिन्यू रखा जाएगा या उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, या उन्हें जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी चीज़ें नहीं हुई है, आप लोग तक बात नहीं पहुंची? बिल्कुल, देखिए कोई भी इंडस्ट्री चलती है तो उसमें कई ऐसे मुख्य कानून होते हैं जिसको कि इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उसमें एक है आईडी एक्ट 1947, उसके अनुसार हमें पालन करना पड़ता है। उसके बाद हमारा आईआर एक्ट है, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1926, जिसमें कि मजदूर यूनियनों को अधिकार दिए गए थे कि आप अपने श्रमिकों के हितों की बात कर सकते हैं, उनकी रक्षा के लिए आपको काम कर सकते हैं। और एक है फैक्ट्री एक्ट। ये तीनों एक्ट ऐसे एक्ट हैं जिसके तहत श्रमिक यूनियन को पहले विश्वास में लेना चाहिए था, उनके मजदूरों के, उनके कर्मचारियों का क्या होगा उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। अगर बेचना ही था तो घाटे वाली 35 कंपनियां थी, उसमें से फायदे वाली इकलौती कंपनियों को बेच दिया और 34 जो घाटे की कंपनी उसको बचा लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह सोची समझी रणनीति के तहत लाभ कमाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए और खुद के लाभ के लिए इन लोगों ने ये सौदा किया है। जानकारी देने के दौरान आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि अपने खास अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने। ऐसे कौन से मित्र हैं जिन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है? देखिए, अभी आरआईएनएल की बात हो, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम में, उसका भी प्राइवेटाइजेशन का नोटिस आया हुआ। वहाँ के 1500 कर्मचारी अधिकारियों को जो E5 E6 ग्रेड के हैं उनको इन लोगों ने भिलाई स्टील प्लांट या PSU में जाने के लिए एक नोटिफिकेशन कर दिया है, पर फेरो स्क्रैप के बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा। उसके बाद बताते हैं कि आरआईएनएल भी जो है अडानी अपने पोर्ट के, अपने स्टोरेज के लिए, अपने वर्कशॉप के लिए, अपना एक गोदाम बनाने के लिए वो खरीदना चाहता है उसको वहाँ के, क्योंकि उसका शिपिंग यार्ड वहाँ पे है, उसकी सारी व्यवस्था है। तो ये अडानी को जिस तरह से और अंबानी को जिस तरह से देश को बेचा जा रहा है वो साफ दिखता है कि सारी धरोहर, सारी संपत्ति ऐसे निजी हाथों में दे देंगे जिनसे इनके व्यक्तिगत संबंध है, जिन्होंने इनको सरकार बनाने में बैकडोर से मदद किया, ये उनको सीधे सीधे। अडानी अंबानी की बात हो रही है लेकिन फेरोस्क्रैप तो किसी जापानी कंपनी को बेचेगी, तो यहाँ से कैसे मित्रता देखिए, की बात इसमें आ ये हो रही है? सकता है जैसा कि भाई अगर निजी कंपनी है तो डायरेक्ट, अगर इनके बोल सकते हैं कि इनका जो क्रेडेंशियल है, टेंडर लेने के लिए क्रेडेंशियल होता है, एक उनका बैकग्राउंड होना था, वो नहीं है। और जिस कंपनी को भी दे रहे हैं वो भी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसका नाम ही है कोनईका ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारे समझ में तो ये नहीं आ रहा कि ट्रांसपोर्ट कंपनी स्क्रैप का काम कैसे करेगी। यहाँ ट्रांसपोर्ट का तो काम ही नहीं है, स्क्रैप रिकवरी, रिसाइकलिंग, प्रोसेसिंग, लाइंसिंग, गैस कटिंग, स्कार्पिंग, ये सब काम है। तो ये जापानी कंपनी यहीं के लोगों से काम कराएगी, पर फायदा जो है, हिंदुस्तान का पैसा जो है वो चले जाएगा जापान, जिसे कि हम लोग रोकने के लिए यहाँ पे सारी यूनियनों के साथ एक साथ खड़े हैं। एक तरफ सरकार बात करती है कि देश का पैसा देश में रहे, विदेशी चीज़ों को ना खरीदो, विदेशीकरण जो है उससे दूर रहो, और यहाँ खुद विदेशीकरण हो रहा है, जापानी कंपनी को भेज तो दिया गया है। स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट आप भी देख रहे हैं कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी जो अपने कितना प्रॉफिट देती थी ये कंपनी अगर टर्नओवर की जन्म बात से की जाए तो? जन्म से लेके जब ये कंपनी जन्म हुई उससे लेके आज तक ये कभी लॉस पे नहीं गई। आज ये 88 करोड़ रुपया आल टैक्स पटा के हमको बेनिफिट में फ़ायदा हुआ है कंपनी को हमारे। इसके पहले भी 50, 55, 56, 57, कभी 2 करोड़, कभी 9 करोड़, कभी 10 करोड़, इस तरह से, लेकिन ये लॉस में कभी नहीं गई। जब से इसका जन्म हुआ, अमेरिकन का हेकट था, हेकट से जब ये FSNL बना, FSNL बनने के बाद इसके इतिहास में कभी लॉस नाम का चीज़ नहीं लिखा गया। और आज तो हम शिखर में थे। इस साल हमारा सबसे ज़्यादा इनकम कमाए हैं 88 करोड़, तब हमारी कंपनी को भेज दिया गया। तो कहीं ज़्यादा इनकम कमाना है तो आप लोग का जुर्म नहीं हो गया? हो सकता है, हमको तो यही लग रहा है कि हमने मन लगा के मेहनत की, खूब पैसे कमाए, और हमको लगता है वही क्या सामने वाली कंपनी को बताते बनता है ना, भैया हमारी कंपनी खरीद लो, हम इतने प्रॉफिट देते हैं। हो सकता है यही हुआ हो। जी जी देखिए, अभी इस कंपनी का जो वैल्यूएशन भी हुआ 320 करोड़ रुपए में टेंडर गया और बेस प्राइस रखा गया था 262 करोड़, जबकि इस कंपनी का 175 करोड़ का तो फिक्स डिपॉजिट है, कैश फिक्स डिपॉजिट है। 225 करोड़ लगभग जितने ऑटो प्लांट है वहाँ के बिल ड्यू है हमारे। 150 करोड़ हमने डिविडेंड कमा के दे दिया है। उसके बाद हमारे पास लगभग 500 ट्रेंड स्टाफ है जो कि टेक्निकल है, जानकार है, सारी मशीनों का ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद फेरो स्क्रैप की विश्वसनीयता जो भारत सरकार का उपक्रम होने के नाते वो रेडीमेड उनको उपक्रम का एक मिला है। और इसके बाद हम 88 करोड़ अभी कमाए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इस बार एवरेज जो चल रहा है 122 करोड़ का था, और ये लगातार काम फायदे पे बढ़ने वाली कंपनी थी, इसलिए इसका बेचना
बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। अगर बेचना ही है तो घाटे के जो फैक्ट्रियां थी उनको बेचने का जो नियम बना था उसका पालन होना चाहिए। लाभ वाले को जो वही वाली कहानी हो गई कि मुर्गी, सोने की मुर्गी अंडा देती थी, एक एक देती थी, तो इन्होंने एक ही बार काट के हमारे को हलाल कर दिया और पूरा अंडा एक साथ से उन्होंने जापान को दे दिया। लेकिन हम लोग तो मरे गए, जितने कर्मचारी हैं सब सड़क पे आ गए। आप देखिए सबके उम्र कम है, सर्विस ज़्यादा है, बाल बच्चे हैं, रोजी रोटी का पेट पालना है और लगभग 4,000 कर्मचारी ठेका श्रमिक और परमानेंट मिला के हैं और उनके पीछे लगभग 25 से 30 हज़ार लोग हैं। तो आप तो कोई व्यवस्था किए बगैर सबको एक तरह से कहा कि मार दिया जाए, जैसे कि ईद में बकरे को काटा जाता है, ऐसे हम मजदूरों को काट दिया गया। तो ये फेरो स्क्रैप की बिकने के बाद ये सारा माहौल है जो यहाँ नहीं पूरे देश भर में बना हुआ है। जितने भी जगह फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की कंपनियां हैं, उनके ऑफिसेस हैं, हर जगह पर हड़ताल किए जा रहे हैं क्योंकि रातों रात इस कंपनी को, भारत सरकार के उपक्रम को बेच दिया जाता है और बोर्ड से नाम मिटाने की तैयारी हो जाती है कि अब ये भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। आखिर क्यों इतना फ़ायदा देने वाली कंपनी को क्यों बेचा गया और उन वर्करों का क्या होगा जो यहाँ काम कर रहे थे, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? किसी प्रकार की कोई एग्रीमेंट क्यों नहीं हुई कि भाई ये वर्कर यहीं लगातार काम करते रहेंगे, भले जापानी कंपनी के अंडर ही क्यों ना सही, या इन्हें किसी और कंपनियों में भेजा जाएगा या इनका काम कहीं और लिया जाएगा या रातों रात ये बेरोजगार हो जाएंगे। तमाम सवालात अभी भी मौजूद हैं, इनके जवाब कौन देगा ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद। पिताजी भी फौजी रहे, मेरा बेटा भी एयरफोर्स में है। जब सेनाएं मजबूत है, संस्थाएं मजबूत है, तो बेचा क्यों जा रहा है? इसका मतलब आप अपनी सरकारें चला नहीं पा रहे हो, देश को संभाल नहीं पा रहे हो। आपको जगाने के लिए एक एक कर्मचारी, एक एक भारतवासी आपके सामने खड़ा होगा और दीवार बन के खड़ा होगा, चीन की दीवार बन के खड़ा होगा। इसलिए आप जेल जाइए और बाकी भिलाई स्टील प्लांट या अन्य सेल के लोग ये सोचे कि ये एक तरह से उन्होंने ट्रायल लिया है और ट्रायल के बाद ये मान के चलिए जिस दिन भी वो ये सफल हुआ उनका ट्रायल, भिलाई स्टील प्लांट का नंबर आएगा, सेल का नंबर आएगा, रेल का नंबर आएगा, भेल का नंबर आएगा। और ये खेल तब तक चलेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी के और इस सरकार के खजाने पूरी तरीके से भर नहीं जाते। एक तरफ कहा जाता है कि गडकरी जी बहुत ईमानदार आदमी है, देश की बात करते हैं, टोल टैक्स फ्री कर देंगे, और इस कमेटी में सीतारमण के साथ गडकरी जी थे, जबकि हमारे इस्पात मंत्री जो हमें सुनने में आया इस निवेश के खिलाफ थे, इस निजीकरण के खिलाफ थे। पर गडकरी जी का वो मित्र है और गडकरी जी का मित्र वो भी इस मायने में कि उनका ओएसडी एक जोशी है और इस जापानी कंपनी का भारत का इंचार्ज भी एक जोशी है। तो ये पूरा एक चक्र है, इस चक्र के माध्यम से फेरो स्क्रैप को बेच दिया गया और उनको स्क्रैप से मतलब नहीं है। उन्हें अगले आने वाले कई वर्षों तक स्लैब खरीदने का ठेका मिल चुका है जो कि बिकेगा, और जो आज प्रॉफिट कंपनी कर रही है, जो सरकार के कर्मचारियों को मिल रहा है,